अब हम बात करें भारत की। महामंदी का असर पूरी दुनिया में देखने को मिला और भारत भी इससे अछूता नहीं था। तो अब हम ये समझने की कोशिश करें कि इस आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या असर पड़ा। 1928 ईस्वी से लेकर 1934 के बीच भारत का आयात और निर्यात दोनों ही चीजें घट करके लगभग आधा रह गया। और इसी पीरियड के दौरान भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई, क्योंकि गेहूं को ना तो कोई अपने देश में खरीदने वाला खरीदार था, ना ही इसका निर्यात हो सकता था। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह हुई कि चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट लगान की वसूली में किसी तरह का छूट नहीं देना चाह रही थी और किसानों को लगान देना ही पड़ रहा था, इस कारण से हमारे किसान पहले से ज्यादा कर्ज में डूब गए और गरीबी बढ़ा, क्योंकि बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रहा था। अब हम लोग इसी महामंदी पर आधारित एक गतिविधि करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि वैश्विक महामंदी के दौरान आप भारत में रहने वाले एक किसान थे। अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें इस बात की चर्चा कीजिए कि आर्थिक महामंदी का आपके ऊपर क्या असर पड़ा और इस विपत्ति से उबरने के लिए आपने क्या प्रयास किए। दोस्तों, जहां तक भारत का संबंध है, तो इसी महामंदी के दौरान भारत से कीमती वस्तुओं, विशेषकर लगातार सोने का निर्यात किया जाने लगा। यह हमेशा ध्यान रखने वाली बात होगी कि इस समय भारत देश के अंदर अंग्रेजों का शासन था और हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। जिस समय देश को सबसे अधिक कीमती धातुओं की जरूरत होती है, महामंदी के दौर में सोने का निर्यात हमारे देश से विदेशों को किया जाने लगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुआ करते हैं जिनका नाम है कीन्स। कीन्स महोदय कहते हैं कि भारत से सोने के निर्यात के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली। शहरों में रहने वाले जो मध्यम वर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी थे, उनकी स्थिति तो ठीक ठाक थी। इसका कारण यह था कि महीने के अंत में उनका वेतन आ जाता था, जिस कारण से वो इस समस्या से बहुत ज्यादा रूबरू नहीं हुए। शहरों में जो जमींदार लोग रहते थे, उनकी स्थिति भी मजबूत थी, क्योंकि हर महीने के अंत में उनके पास उनका निश्चित भाड़ा आ जाता था, तो उनकी आय स्थिर थी। इस कारण से शहरों में रहने वाले जो मध्यम वर्गीय वेतनभोगी वर्ग के लोग थे या फिर जो जमींदार शहरों में रहते थे, उनके ऊपर महामंदी का बहुत असर देखने को नहीं मिला। एक खास बात यह हुई कि उद्योगों की रक्षा करने के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए और इससे भारत में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश में तेजी आई और नए नए उद्योगों के खुलने का रास्ता साफ हुआ। अब हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया और इसमें भी दो पक्ष थे। पहला पक्ष धुरी शक्तियां कहलाती थी, जिसमें जापान, जर्मनी और इटली थे, और दूसरा जो पक्ष था वह मित्र राष्ट्र कहलाता था और उसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका शामिल थे। इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए और आर्थिक और सामाजिक तबाही तो बेहिसाब हुई, जिसका अंदाजा लगाना बहुत कठिन था। इस युद्ध के अंत में एक खास बात यह हुई कि पूरी दुनिया में 2 गुट बन गए। एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, और पूरी दुनिया में एक जो इसका असर देखने को मिला वो था शीत युद्ध, यानी कि कोल्ड वार। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक व्यवस्था का बना रहना बहुत जरूरी था। इस कारण से युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार। इसके लिए भी कोशिश किया जाने लगा। इसी फ्रेमवर्क पर, यानी कि आर्थिक स्थिरता और
पूर्ण रोजगार के फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में कुछ सहमति बनी। इसके जो सदस्य देश थे उन्होंने विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की। साथ ही युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसों की जरूरत थी, तो पैसों का इंतजाम हो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अर्थात विश्व बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसका गठन किया गया। यही कारण है कि विश्व बैंक को और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स ट्विन कहा जाता है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही दोनों की स्थापना हुई थी और इसके बाद इन्होंने दोनों संस्थाओं ने 1947 ईस्वी में औपचारिक रूप से काम करना भी शुरू कर दिया था। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों संस्थाओं के ऊपर अमेरिका का प्रभाव बहुत अधिक था। क्यों? क्योंकि दोनों ही संस्थाओं यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों के किसी भी फैसले को अमेरिका वीटो कर सकता है। यानी कि यदि अमेरिका को यह लगता है कि जो भी फैसला वर्ल्ड बैंक या IMF ने किया है ये उसके हित को किसी भी तरह से प्रभावित करता है, तो अपने वीटो के वोट से उस फैसले को बदलने की शक्ति अमेरिका रखता है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की एक खास बात यह थी कि यह निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं, जैसे अगर हम भारत का उदाहरण लें तो भारतीय मुद्रा रुपया और अमेरिकी मुद्रा डॉलर, दोनों एक साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधे हुए थे। यानी कि $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह मूल्य स्थिर किया गया था और डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था और इस व्यवस्था के अंतर्गत $1 की कीमत 35 औंस के बराबर निर्धारित की गई थी। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के जारी होने के बाद 1950 ईस्वी से 1970 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार के विकास की दर सालाना 8% से भी ज्यादा रही और इसी दौरान वैश्विक आय में 5% की दर से वृद्धि हुई। इस दौरान अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी की दर 5% से कम रही। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि विकासशील देशों को इसका फायदा नहीं हुआ। विकासशील देशों में भी इस दौरान आधुनिक तकनीक आए, आधुनिक उपकरण आए और पूंजी भी निवेश किया गया। ज्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तीव्र प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। अतः उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, जिसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कहा जाता है, इसके लिए उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया और ग्रुप 77 के रूप में संगठित हो गए। इसमें ग्रुप 77 में कुल 77 यानी 77 विकासशील देश सदस्य के रूप में संगठित थे और इसका मुख्य उद्देश्य था कि उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके और यूरोप या अमेरिका कोई भी उनके संसाधनों पर किसी तरह का नियंत्रण स्थापित न कर सके। साथ ही उनके विकास के लिए विश्व के जो विकसित देश थे उनसे आर्थिक सहायता मिले। कच्चा माल जो इन देशों से दूसरे देशों में निर्यात किया जाता था, उसके लिए उन्हें कच्चे माल के लिए सही दाम मिले और जो तैयार माल इन विकासशील देशों में बनता था, उनको विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले ताकि उनको भी इसका लाभ हो।
60 के दशक के बाद अमेरिकी डॉलर प्रधान मुद्रा नहीं रही। पहले तो इसका बड़ा सम्मान था और डॉलर निर्विवाद रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रधान मुद्रा थी। लेकिन 60 के दशक के बाद स्थिति में परिवर्तन आया और सोने की तुलना में डॉलर की कीमत भी गिरने लगी। इसके साथ ही स्थिर विनिमय दर की जो व्यवस्था लागू की गई थी वह भी विफल हो गई और अब अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था पूरे दुनिया में शुरू हो गई। 70 के दशक के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से विकासशील देश कर्ज और विकास संबंधी सहायता ले सकते थे। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में अपना कारोबार करना पसंद करने लगीं जहां उन्हें सस्ता मजदूर मिल जाता था और साथ ही बड़ा बाजार उपलब्ध हो जाता था। इस तरह से ब्रेटन वुड व्यवस्था का पूरी तरह से खात्मा हो गया और वैश्वीकरण की प्रक्रिया का आरंभ हुआ।